तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यानी जो हमारा लेक्चर 1 और 2 जो हुआ है उसका थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा चीज़ें जो है वो छूटा है या जो हमसे जो मिस्टेक हो गया है वो मैं इसको लिख कर लाया हूँ, पीपीटी बना कर लाया हूँ। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल हमने बताया था कि यह चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यह पूरे मानव फिजियोलॉजी पर निर्भर करता है। इस चैप्टर को हम जब पढ़ लेते हैं तो आने वाली जो चैप्टर होती है वो आसान हो जाती है। इस पर निर्धारित है, इसको कहते हैं सोल ऑफ बायोलॉजी, इसको कहा जाता है, यानी बायोलॉजी का आत्मा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल हमने देखा कि सबसे पहले सेल्स क्या होते हैं, यानी सेल क्या होते हैं। कोशिका क्या होता है बाबू? सेल ही हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, वहीं एक ऊपर एक जुड़ के एक पूरे ऑर्गन का निर्माण करता है। यानी सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन पूरे सिस्टम में एक सिस्टम में कार्य करते हैं जिसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि टिश्यू क्या होते हैं, यानी एनिमल टिश्यू ना चैप्टर में है एनिमल टिश्यू। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले सेल और टिश्यू जानने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। हम अगर कहीं जाते हैं तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि हमको जाना क्या है। ये नहीं कि रास्ता जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम जाएंगे, नहीं, हमको आखिर में जाना कहाँ है। तो वैसा ही बात यह है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्लीट एनिमल टिश्यू, यानी जंतु तक क्या होते हैं, उसका कार्य क्या होता है, वह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और वह कैसे एक एनिमल का निर्माण करते हैं वो देखेंगे। और सेकेंड है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, यानी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का हिंदी होता है यानी बाह्य एवं आंतरिक आकार की। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी किसमें देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कॉकरोच, यानी तिलचट्टा कहा जाता है उसको, जो हमारे घरों में पाया जाता है। ठीक है, यह तिलचट्टा होता है, यह नम जगहों पर मिलते हैं और यह सर्वभक्षी होता है। सर्वभक्षी का मतलब क्या हुआ? यह सब कुछ खाता है और यह नम जगहों पर रहता है और यह मानव के घर में ही रहकर उसको गंभीर पीड़क प्रतिरोधी देता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखेंगे कि सेल्स क्या होता है। हमने कहा कि सेल ही हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, वही एक के ऊपर एक कार्य करके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनता है और पूरे ऑर्गन एक सिस्टम में कार्य करता है जिसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब क्या हुआ? जैसे यह एक मार्कर है और यह 2 मार्कर है या 3, क्या हुआ? यह एक हो गया, मार्कर का एक ग्रुप हो गया। वैसा ही जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, और टिश्यू में हमने बताया था कि सबसे 3 मेजर बातें होती हैं। इसका कार्य क्या है, दूसरा का इसका कार्य क्या है, दूसरा इसका ओरिजिन क्या है, तीसरा का इसका मॉडिफिकेशन यानी इसका रूपांतरण क्या है। ठीक है, तो कार्य और रूपांतरण तो समझ में आता है लेकिन कार्य समझ में नहीं है, तो उसके लिए आपका भाई है। मैं भी एक बहुत मतलब वहीं 60-65% वाला स्टूडेंट हूँ, मैट्रिक में या 12th में आने वाला, लेकिन हमको भी कुछ नहीं आता था, लेकिन कुछ मेहनत करने के बाद मैं उसको चीज़ को हासिल कर लिया हूँ। मैं भी किसी चीज़ का स्टडी करता हूँ ताकि मैं भी अभी उतना अचीवमेंट मेरा नहीं मिला है जो हमको चाहिए। ठीक है, तो उस लेवल तक हम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन क्या होता है बाबू। तो ओरिजिन के समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं जर्म लेयर क्या होता है। तो जर्म लेयर क्या होता है? जैसे जब एक यानी परिपक्व नर और परिपक्व मादा, जब इनका ओवरी परिपक्व जो मादा होती है वो ओवरी से ओवम रिलीज करती है और जो परिपक्व नर होता है वो अपना स्पर्म रिलीज करता है। जब ये आपस में जब मिलते हैं, मिलने की प्रक्रिया को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। यह जाइगोट डिवाइड करते जाता है जब तक 32 कोशिका अवस्था का ना हो जाए। यह 32 कोशिका अवस्था का हो जाता है तो जो मादा के जो गर्भाशय होता है जिसे यूट्रस कहा जाता है, यानी भोजपुरी में कहें तो बाचादानी भी उसको लोग बोला जाता है, उसमें जाके जो सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसमें जाकर बैठ जाता है। यह बैठने के प्रक्रिया को अंतरोपर यानी इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, और अपने आप बैठने के बावजूद वह उसका 9th मंथ पूरे विकास होता है, यानी पूरे 9 महीना विकास होता है। और 9 महीना विकास होने के बाद चाइल्ड बॉर्न यानी बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन बच्चे के जन्म होने से पहले यानी 9 मंथ विकास होने से पहले, ठीक है,
9 मंथ विकास होने से पहले यह अपने आप 3 परत में व्यवस्थित कर लेता है, जिसे जर्म लेयर कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं तीनों जर्म लेयर से पूरे मानव शरीर का निर्माण होता है। जैसे कि हम एक मानव है, हम वही तीनों जर्म लेयर से मेरा निर्माण हुआ है, या किसी भी के ह्यूमन का निर्माण हुआ है। ठीक है, वह जर्म लेयर कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो बाहर होता है, यह थोड़ा मिस्टेक हुआ है हमसे, मान लीजिए यह 3 जर्म लेयर हो गया, 1 2, यह तीसरा यह हो गया, तो सबसे बाहर हो गया यह, मिडिल में यह हो गया, सबसे अंदर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वह 3 जर्म लेयर में व्यवस्थित कर लेते हैं, जिसे जर्म लेयर कहा जाता है। ठीक है, सबसे बाहर वाले लेयर को एक्टोडर्म कहा जाता है, जो मध्य में पाया जाता है, जो बीच में पाया जाता है उसे मेसोडर्म कहते हैं, और सबसे जो अंदर होता है उसे एंडोडर्म कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक क्या होता है। ऊतक तो हमने देख लिया, एनिमल क्या है, जैसे हम एक एनिमल में, गाय एक एनिमल है, या भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सब क्या है, वो एक एनिमल है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो बाबू एनिमल टिश्यू मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इपिथेलियल टिश्यू, ऐसे हिंदी में इसे उपकाला ऊतक कहते हैं। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, हिंदी में इसे मेसोडर्म कहते हैं। ठीक है, सॉरी, मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक इसको कहते हैं। चौथा होता है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। ठीक है, अब हमने कहा कि तीनों जर्म लेयर से सारे जंतु ऊतक बनते हैं। अब बात आती है कि कौन से जर्म लेयर से कौन से जंतु ऊतक का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ लिखा है कि इपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इसका तीनों जर्म लेयर यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों यह जर्म लेयर इसको मिलकर बनाती है इपिथेलियल टिश्यू को। और कनेक्टिव टिश्यू को मेसोडर्म बनाता है, और मस्कुलर टिश्यू को मेसोडर्म बनाता है, और जो नर्वस टिश्यू होता है इसको एक्टोडर्म बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया, अब बात करते हैं कि इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, यानी इसका उत्पत्ति कैसा हुआ, इसका कार्य क्या है, यह हमारे बॉडी में इसका क्या रोल है, यह क्या कार्य करता है, यह कहाँ पाया जाता है, सब हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और इसको कनेक्टिव टिश्यू को हम यहाँ नहीं देखेंगे, जब हमारा मानव फिजियोलॉजी में एक चैप्टर आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वहाँ देखेंगे। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू को हम गमन एंड संचलन, एक चैप्टर आता है उसमें देखेंगे। और नर्वस टिश्यू को न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इपिथेलियल टिश्यू के एकदम डिटेल्स में इसका कार्य कहाँ है, इसका बॉडी में हमारा क्या रोल है, कहाँ पाए जाते हैं, सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो इपिथेलियल टिश्यू को, इसका पूरा कॉन्सेप्ट इसका नाम में ही छुपा हुआ है, इपिथेलियल। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो इपी, दूसरा का थेलियल, यानी इपी में इसका वाला ओपन यानी किसी दूसरे के ऊपर, जैसे ये मार्कर है और ये मार्कर है, ये रेड वाला मार्कर जो ब्लू वाला मार्कर इसके ऊपर है, तो इपी मतलब होता है ऊपर। थेलियल में इसका होता है ग्रोथ, यानी किसी दूसरे के ऊपर ग्रोथ करे उसे इपिथेलियल कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इपिथेलियल टिश्यू किस पर ग्रोथ करता है, तो इपिथेलियल टिश्यू संयोजी ऊतक पर यानी कनेक्टिव टिश्यू पर ग्रोथ करता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं कि जो इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच यह सेल किस चीज़ पर, कुछ न कुछ चीज़ पर यह सेल पाई जाती है, तो यह पाई जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। और यह बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें एक खासियत होती है, यह किसी भी सेल का बना हुआ नहीं होता है। और बात आती है कि किसी भी सेल का नहीं बना होता तो भाई क्या चीज़ का बना होता है, यह म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, कोलेजन फाइबर एक तरह का प्रोटीन होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन एक तरह का प्रोटीन होता है, तीसरा होता है कोलेजन फाइबर एक तरह का फाइबर्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सरल उपकला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, यानी इपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, यह 2 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सरल उपकला, एक होता है संयुक्त उपकला। सबसे पहले हम देखेंगे सरल उपकला कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद संयुक्त उपकला, इसका कार्य क्या है, इसका हमारा बॉडी में क्या रोल है, इसका दैनिक जीवन में हम कैसे उपयोग करते हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सरल उपकला। तो सरल उपकला भी बाबू 3 प्रकार के हो जाते हैं, एक होते हैं सरल सल्की उपकला, सरल घनाकार उपकला और सरल स्तंभकार। इसको तीनों को हम देख लेंगे, तब हम देखेंगे संयुक्त उपकला क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक के प्रकार। तो उपकला ऊतक को पूरा हमने कहा पूरे डिटेल्स में देखेंगे, इसको क्या होता है उपकला ऊतक, या हमारे दैनिक जीवन में कैसा उपयोग है, हमारे बॉडी में क्या कार्य करता है, उसको हम देखेंगे।
उसके बाद हमने देखा कि यानी सरल उपकला यानी टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक का प्रकार। तो हमने कहा उपकला ऊतक दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल उपकला, दूसरा होता है संयुक्त उपकला, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि सरल उपकला का मतलब क्या हुआ और संयुक्त उपकला का मतलब क्या हुआ। तो हमने कहा था बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी आधारी झिल्ली उसको कहा जाता है हिंदी में। तो जब आधारी झिल्ली पर यानी सेल के एक लेयर पाए जाएंगे, जैसे यहाँ पर आधारी झिल्ली हो गया और यहाँ पर सेल के एक लेयर पाए जाते हैं, तो इसे हम सरल उपकला यानी सिंपल इपिथेलियम कहते हैं। जब आधारी झिल्ली के ऊपर दो और दो से अधिक, जैसे यहाँ है दो और दो से यानी एक के छोड़कर यानी दो और दो से अधिक जब सेल के लेयर पाए जाएंगे उसे हम कहेंगे कंपाउंड इपिथेलियम यानी संयुक्त उपकला, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो सरल उपकला होता है या कितने प्रकार के होते हैं भाई। तो सरल उपकला 3 प्रकार का होता है, एक होता है सरल सल्की उपकला, सरल घनाकार उपकला और तीसरा होता है सरल स्तंभकार उपकला। अब हम एक एक करके देखेंगे सरल सल्की उपकला क्या होता है, इसका क्या कार्य है, उसके बाद देखेंगे सरल घनाकार उपकला, उसके बाद सरल देखेंगे सरल स्तंभकार उपकला, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसको हम साफ कर देंगे, 10 सेकेंड टाइम देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जो सरल उपकला होते हैं ये बाबू 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल सल्की उपकला, सरल यानी स्क्वामस सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल इपिथेलियम और सिंपल कुलमनार इपिथेलियम, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, ठीक है। तो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम का पूरा इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। डिटेल्स का मतलब क्या हुआ, इसका कार्य देखेंगे, इसका उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। तो सरल सल्की उपकला है, तो हम जानते हैं कि जब सरल हो गया यानी सिंपल हो गया तो सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल के सिंगल लेयर ही पाए जाएंगे, तो सिंगल लेयर ही पाए जाते हैं सेल के। सरल है तो सिंगल ही पाए जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल जो स्क्वामस इपिथेलियम है यानी सरल सल्की उपकला, ये बाबू ऐसे सेल्स होते हैं जैसे हम अपने घर में टाइल्स सेट करते हैं। टाइल्स कैसा होता है, एकदम फ्लैट सेल्स होता है, वैसा ही यह सेल होते हैं। और इनका जो किनारे होता है लहरदार किनारे होते हैं। लहरदार का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई ठहरा पानी है उसमें हम कोई कंक्रीट डालते हैं तो कैसे उसमें लहर पैदा होता है, वैसा ही इसका जो किनारा होता है लहरदार किनारे होता है। लहरदार किनारे होने के कारण यह सबसे पहले देखेंगे कि यह फ्लैट सेल होता है। जैसे अपने घर में हम टाइल अपने देखे होंगे, जब घर में टाइल सेल्स होते हैं तो पतला पतला फ्लैट सेल्स होते टाइल्स होते हैं, वैसा ही ये सेल्स होता है जिस कारण से इसे यह फ्लैट होता है जिस कारण से इसे पेवमेंट इपिथेलियम कहते हैं। और इसका जो किनारे होती है बाबू, किनारे ऐसे लहरदार किनारे होती है, लहरदार किनारे जैसे टेसेलेटेड इपिथेलियम, जिस कारण से इसे टेसेलेटेड इपिथेलियम कहा जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें कि जो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम होता है यह फ्लैट सेल होता है, जैसे कि हम अपने घर में टाइल सेट करते हैं वैसे सेल होते हैं, जिस कारण से इसे पेवमेंट इपिथेलियम कहा जाता है। और इसका जो किनारे होता है वो लहरदार किनारे होते हैं जिस कारण से इसे टेसेलेटेड इपिथेलियम कहा जाता है, ठीक है। और बात करते हैं इसका क्या कार्य होता है। इसका कार्य हम देख लेते हैं। इसका कार्य क्या होता है बाबू, यह इसका एनसीईआरटी लिखता है इसका कार्य सीमित है। सीमित का मतलब क्या हुआ, इसका 2 ही कार्य होता है, विसरण यानी डिफ्यूजन और निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, लिख देते हैं। इसका कार्य 2 होता है, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन।
बॉडी देखिए बाबू, कुल मिला के बात करें तो बॉडी में जहाँ भी विसरण और निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन होगा वहाँ पाए जाएंगे सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। ठीक है, अब बात करते हैं कि बॉडी में कहाँ कहाँ होता है विसरण यानी डिफ्यूजन और निस्यंदन फिल्ट्रेशन कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपस्थिति होता है, इस स्थिति यानी पाए जाने की स्थिति कहाँ होता है। तो इसका पहला पाए जाने की स्थिति है बाबू जो फेफड़ा होते हैं यानी जो लंग्स होता है, मान लीजिए यह लंग्स हो गया, मान लीजिए यह लंग्स हो गया। तो यहाँ पर बाबू कुल मिला के बात करें तो यहाँ पर यह पाए जाते हैं, कौन पाए जाता है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम यहाँ पर पाए जाते हैं। जो यहाँ पर जो पाए जाने की प्रक्रिया होती है इसको न्यूमोसाइट कहा जाता है। यहाँ पर जो इसको बाबू न्यूमोसाइट कहते हैं। न्यूमोसाइट इसका न्यूमो जहाँ भी वर्ड आ जाए बायोलॉजी में, जहाँ भी न्यूमो वर्ड आ जाए उसको हम कहेंगे वह कहाँ किसकी बात हो रहा है, लंग्स की बात हो रहा है। तो स्थिति पहला स्थिति है कि फेफड़ों की कुपिका में, फेफड़ों की कुपिका में पाई जाती है। दूसरा का जो ब्लड वेसल्स होते हैं, मान लीजिए यह ब्लड वेसल्स है तो यहाँ यह इस तरह से पाए जाते हैं, इस तरह से पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे एंडोथेलियम कहते हैं, एंडोथेलियम कहते हैं। और तीसरा होता है जो देह गुआहों के भित्ति में यानी जो बॉडी कैविटी होती है इसे मेसोथेलियम कहते हैं। और चौथा होते हैं बाबू जो नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन मान लीजिए यह नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया, नेफ्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं, नेफ्रॉन जिसे पोडोसाइट कहा जाता है। कुल मिला के बात करें जो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम होता है इसका क्या कार्य है हमारे बॉडी में, इसका क्या रोल है। उसके बाद देखेला कि यह सेल होते हैं या फ्लैट होते हैं। फ्लैट का मतलब क्या हुआ, जैसे हम अपने घर में टाइल सेट करते हैं वैसे ये सेल होते हैं, जिसके कारण इसे पेवमेंट इपिथेलियम कहते हैं। और इसके जो किनारे होती है लहरदार होती है, जिसके कारण इसे टेसलेटेड इपिथेलियम कहते हैं। और इसके बाद देखा कि इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, यानी बॉडी में जहाँ भी डिफ्यूजन होगा और फिल्ट्रेशन होगा। यानी फिल्ट्रेशन मतलब क्या होगा कि जैसे कि हम पानी को फिल्टर करके पीते हैं, जो भी उसमें जो हानिकारक जो पदार्थ होता है उसे छन जाता है, उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। और बात आती है कि यह बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पाए जाते हैं एल्विलाई ऑफ लंग्स, जो लंग्स के जो एल्विलाई होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे न्यूमोसाइट कहते हैं। और ब्लड वेसल्स होती है, यानी जो ब्लड वेसल्स का होती है धमनी आर्टरी वेन और कैपिलरीज, उसके जो भित्ति होती है उसमें पाए जाते हैं, जिसे एंडोथेलियम कहते हैं। और जो बॉडी कैविटीज होता है इसे वहाँ पाए जाते हैं, जिसे मेसोथेलियम कहते हैं। और नेफ्रॉन होता है जो किडनी में पाए जाते हैं। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब समझ लीजिए एक किडनी का वेट लगभग 120 ग्राम के अप्रोक्स में होता है, उसमें 10 लाख लगभग नेफ्रॉन पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं, जिसे पोडोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंपल एक स्क्वामस इपिथेलियम हो गया। थोड़ा इसका लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो 10 मिनट का टाइम 10 सेकंड का टाइम देते हैं। ठीक है, तो इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा पहला तो हो गया सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। अब देखेंगे सिंपल क्यूबोइडल इपिथेलियम, दूसरा है सिंपल क्यूबोइडल इपिथेलियम। ठीक है, सिंपल क्यूबोइडल नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्यूबोइडल यानी क्यूब लाइक ये सेल्स होते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने मार्केट से लगभग 250 का क्यूब खरीदा, यहाँ से दिख रहा है, इसको देख सकते हैं। आपके लिए मैं कितना मेहनत स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसा जो सेल है
नामे से स्पष्ट होता है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, यानी यह क्यूब लाइक सेल होते हैं, यानी ऐसे जो इसका विड्थ और लंबाई सेम है वैसा ही यह सेल होते हैं, ठीक है। और इसको देख लेते हैं थोड़ा फिगर बना के, ठीक है। तो यह क्यूब लाइक सेल होते हैं, जैसा कि आपने क्यूब यहाँ देखा, इसको सेट कैसे करते हैं हमको मालूम नहीं है, ठीक है, मार्केट से तो खरीद लिया हम ठीक है। तो यह क्यूब लाइक सेल होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है। तो इसका कार्य बाबू, इसका कोई एनसीईआरटी लिखता है इसका भी कार्य सीमित है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इसका भी कार्य क्या है बाबू, सीमित है। तो इसका एनसीईआरटी लिखता है इसका 2 कार्य है। पहला तो है सिक्रीशन यानी उत्सर्जन, और दूसरा का है ऑब्जॉर्प्शन, यानी हिंदी में कहते हैं अवशोषण। कुल मिला के बात करें तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यह क्यूब लाइक सेल होते हैं, जैसा कि आपने क्यूब यहाँ देखा है, ऐसे यह सेल होते हैं, ऐसे एकदम फिट बैठते हैं। और इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य भी सीमित है। इसका भी कार्य सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है। सिक्रीशन क्या होता है, जैसे कि हम बॉडी से जो भी हानिकारक पदार्थ है उसको हम बाहर निकालते हैं, उसको सिक्रीशन कहते हैं। और ऑब्जर्प्शन का किसी चीज़ को अवशोषण करे उसे ऑब्जर्प्शन कहा जाता है। अब बात करते हैं यह हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं स्थिति। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि के जो पुटिका होते हैं यानी फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ पर यह पाए जाते हैं। थायराइड ग्रंथि के पुटिका में पाए जाते हैं। मान लीजिए यह थायराइड ग्रंथि हो गया, इसके जो यहाँ ये पुटिका हो गया इसका, तो यहाँ पर यह पाए जाते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा हो गया इसका, दूसरा जो जनद होते हैं। जनद क्या होते हैं बाबू, कुल मिला के बात करें तो जनद क्या होते हैं, यानी गोनेड्स इसको हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में गोनेड्स, गोनेड्स के जर्म सेल में, जर्म कोशिका में, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी नामे से स्पष्ट हो रहा है कि क्यूब लाइक ये सेल्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य सिक्रीशन एंड ऑब्जर्प्शन होता है। उसके बाद देखा कि यह बॉडी में क्या कहाँ पाए जाते हैं, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है, हम जब लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे थायराइड ग्रंथि के। उसके बाद हमने देखा कि यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पहला पाए जाते हैं थायराइड ग्रंथि के पुटिका में यानी फॉलिकल्स में। दूसरा देखा जनद। जनद क्या होते हैं, तो जनद कहाँ होते हैं, जहाँ पर गैमिट्स बनते हैं। तो मेल में गैमिट्स कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं, और फीमेल में ओवरीज। तो लिख देते हैं यहाँ, जनद क्या होते हैं, वृषण मेल में कहाँ बनता है, टेस्टिस में, और मादा में अंडाशय यानी ओवरीज, ठीक है। तो और तीसरा यह पाए जाते हैं, सॉरी 2 ही जगह पाए जाते हैं ये। एमटीजी में दिया है यानी फिंगर टिप्स में दिया है, अग्नाशय की एसिनार कोशिका में, अग्नाशय की एसिनार कोशिका में, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी क्यूब लाइक सेल होते हैं। उसके बाद इसका कार्य देखा, इसके बाद स्थिति इसका देख लिया। अब हम देखते हैं सिंपल इसमें यह सेल कुछ रूपांतरण हो जाती है, यानी कहीं कहीं जगह पर देखा जाता है कि यह सेल रूपांतरण हो जाती है। रूपांतरण का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई बाइक है, उसका बाइक वही है लेकिन उसमें कुछ रूपांतरण हो जाता है, अपने चीज़ से अपने आप रूपांतरण हो जाता है। अब कैसे रूपांतरण हुआ वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन रूपांतरण जो हुआ उसको हम आपको बता देते हैं। अब हम बात करते हैं रूपांतरण के, यानी मॉडिफिकेशन कहिए तो, ठीक है।
रूपांतरण क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है, वह चीज़ वही है यानी ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन उसमें कुछ रूपांतरण हो गया है तो उसे रूपांतरण कहते हैं। और यह जो सेल है यानी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, यह रूपांतरण होकर बना लेती है दो सेल, दो सेल बना लेती है। पहला होता है ब्रश बोर्डर्ड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें जो रूपांतरण होती है वह दो तरह के रूपांतरण होते हैं। एक होता है सिंपल ब्रश बोर्डर्ड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, यानी सेल वही है यानी सेल यही है, इसमें कुछ रूपांतरण हो गया। मान लीजिए सेल या क्यूब लाइक सेल होते हैं, सेल यही है लेकिन कुछ इसमें रूपांतरण हो जाता है, इसे कहते हैं ब्रश बोर्डर्ड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब इसको हम फिगर बना के आपको थोड़ा बता देते हैं। मान लीजिए सेल यही है, सेल क्या है सेम है, लेकिन इसमें कुछ रूपांतरण ऐसे कुछ रूपांतरण आ जाती है जिसे हम माइक्रोबिलाई कहते हैं, यानी हिंदी में कहें तो सूक्ष्मांकुर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका क्या कार्य है, किसका, माइक्रोबिलाई का क्या कार्य है। तो माइक्रोबिलाई क्या करता है, माइक्रोबिलाई क्या करता है कि अवशोषण के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा देता है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करता है, बढ़ा देता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा देता है किसी चीज़ के लिए, अवशोषण के लिए, अवशोषण के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा देता है। और बात करते हैं यह कहाँ इसका रूपांतरण कहाँ होता है बॉडी में। तो इसका रूपांतरण होता है बाबू जो नेफ्रॉन का जो पीसीटी पार्ट होता है, पीसीटी नेफ्रॉन के पीसीटी पार्ट में, नेफ्रॉन के पीसीटी पार्ट कौन होता है, मान लीजिए यह नेफ्रॉन हो गया हमारा, फिगर आपको बना के दिखा देते हैं। यह मान लीजिए नेफ्रॉन हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए नेफ्रॉन हो गया, तो ये जो नेफ्रॉन का पार्ट है इसको कहते हैं पीसीटी, यानी पीसीटी का फुल फॉर्म हो गया प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस पार्ट को कहते हैं डीसीटी नहीं कहते हैं, डीएलओएच कहते हैं, डीएलओएच यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इस पार्ट को कहते हैं एएलओएच यानी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इस पार्ट को कहते हैं डीसीटी यानी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो पीसीटी पार्ट है इस पार्ट में पाए जाते हैं ब्रश बोर्डल सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। और एक और रूपांतरण होता है उसको कहते हैं हम, एक और रूपांतरण होता है जिसे कहते हैं पक्षमावी सरल घनाकार उपकला, ठीक है। तो इसमें जो सेल वही होते हैं, क्यूब लाइक सेल होते हैं, इसमें कुछ माइक्रोबिलाई यानी पक्षमाभ आ जाते हैं। पक्षमाभ का क्या कार्य होता है, पक्षमाभ यानी सिलिया कहते हैं इसको इंग्लिश में। सिलिया क्या करता है, किसी पदार्थ को एक ही दिशा में, मान लीजिए यह कोई पदार्थ है, यहाँ पर सिलिया पाए जाते हैं, तो यह पदार्थ को एक निश्चित दिशा में गति कराते हैं। यह पदार्थ यहाँ आ जाएगा सिलिया के हेल्प से। मान लीजिए यहाँ पर सिलिया है, तो यहाँ पर कोई पदार्थ है, तो यह सिलिया इसे गति करते हैं, फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, यह गति करते हैं और एक निश्चित पदार्थ को एक पदार्थ को किसी निश्चित दिशा में इसका गति कराते हैं। अब बात करते हैं यह कहाँ पाए जाते हैं, इसका स्थिति क्या है बॉडी में। तो जो श्वसनी भाग होता है यानी ब्रोंकी भाग में पाए जाते हैं। जैसे कि हम भोजन खाते हैं तो भोजन कैसे अंदर जाता है, पेरिस्टाल्सिस एक यानी हिंदी में उसको क्या कहते हैं, तो पेरिस्टाल्सिस उसको गति बोला जाता है, जिसमें सिलिया पाए जाते हैं यही श्वसनी भाग में, जो म्यूकस भी कुछ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा उपकला देखते हैं। हमने सरल उपकला देख लिया, उसके बाद सरल सल्की देख लिया, सरल घनाकार देख लिया। अब हम बात करते हैं सरल स्तंभाकार उपकला, लास्ट उपकला है। उसके बाद हम
नेक्स्ट देखेंगे कल सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो यह जो सेल होते हैं यह इसका लंबाई कम होता है, लेकिन सॉरी इसका चौड़ाई, ये जो सेल होते हैं इसका चौड़ाई कम होता है लेकिन इसका लंबाई ज़्यादा होता है। तो यह सेल इस कुछ इस टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, तो यह जो सेल होते हैं इसका लंबाई कम होता है लेकिन इस सेल का जो चौड़ाई होता है, सॉरी लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है, जिस कारण से इसे सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या कार्य है? इसका भी कार्य सीमित है, इसका भी कार्य सेम है। जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम का कार्य होता है वही इसका भी कार्य होता है, यानी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका भी कार्य वही है। और अब बात करते हैं यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं स्थिति। तो यह पाए जाते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो यह जो उपकला है सिंपल सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, तो यह क्यूब लाइक सेल नहीं होते हैं क्योंकि यह कोलुमनार एपिथेलियम है, यह लंबा सेल होते हैं। जैसे लंबाई इसका ज़्यादा होता है लेकिन विथ जो इसका चौड़ाई होता है कम होता है। इसका कार्य का होता है सिक्रीशन एंड ऑब्जर्वेशन, इसका कार्य होता है। यह पाए जाते हैं कंप्लीट आहार नल, जो आहार नल के जो कंप्लीट भाग हैं उसमें पाए जाते हैं। इसमें भी कुछ रूपांतरण हो जाते हैं, इसमें भी रूपांतरण होता है और दो चीज़ बना लेता है। पहला तो बनाता है ब्रश बॉर्डर्ड, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो ब्रश बॉर्डर सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम यह पाए जाते हैं। स्थिति इसका पाई जाती है, स्थिति क्या है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और एक और रूपांतरण होता है जिसे कहते हैं पक्षमाभी सरल स्तंभकार उपकला। यह पाए जाते हैं फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकी भाग में। ठीक है, तो हमने देखा कि जो सरल उपकला होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, सरल सल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभकार। तो सरल सल्की, सरल घनाकार देख लिया। अब हम देखेंगे सरल स्तंभकार क्या होता है। सरल स्तंभकार इसमें भी कुछ रूपांतरण हो जाते हैं और रूपांतरण को बना लेते हैं ब्रश बॉर्डर सरल स्तंभकार उपकला, जिसे यह पाया जाता है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। और दूसरा होता है पक्षमाभी सरल स्तंभकार उपकला, जो फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकी भाग में पाए जाएंगे। और जो मेरा अब आएगा, जो मेरा लेक्चर 4 आएगा, वह होगा संयुक्त उपकला पर, क्योंकि सरल उपकला तो हमने देख लिया, यानी कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, अब मेरा जो लेक्चर 4 आएगा, तो बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई लोग, थोड़ा सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।